प्यारे विद्यार्थियों, क्या केवल डिग्री लेने मात्र से ही कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है या फिर उसकी वास्तविक परीक्षा इंसान के हृदय और उसके चरित्र की होती है। आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी परीक्षा का वास्तविक संदेश। नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी परीक्षा के प्रश्न अभ्यास की सरलतम व्याख्या को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप परीक्षा में पूरे अंक ला सकें और साथ ही जीवन की सबसे बड़ी समझ, सबसे बड़ी सीख भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहला बिंदु है मेरी समझ से। इसका कैप प्रश्न है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। सटीक का मतलब है बिल्कुल 100% राइट आंसर कौन सा है, तो उसके सामने आपको स्टार बनाना है। पहला प्रश्न है, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उदारता, सादगी, बल और चौथा विकल्प है नीति कुशलता। तो यहां पर आपने पाठ को बहुत ध्यान से यदि पढ़ा है और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को बहुत ध्यान से सुना है, तो आप इस प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसानी से चुन सकते हैं। इसका चौथा विकल्प नीति कुशलता ही इसका सही उत्तर है। इसी के सामने आप स्टार या सितारा बना दीजिए अपनी पेंसिल से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। तो यहां पर भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, परमात्मा की याद, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, बदनामी का भय, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। देखिए, वैसे तो चारों ही ऑप्शन आपको पाठ के अनुसार सही प्रतीत होंगे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द पहले ही, एक कंडीशन पहले ही लगा दी है, और वो है सटीकता। जब आप सटीकता में जाएंगे तो दीवान साहब ये महसूस करते हैं कि अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं राजकाज संभालने योग्य शक्ति अब बुढ़ापे की वजह से मेरे शरीर में नहीं रही है। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। उसके सामने आप स्टार बना दीजिए। इसमें इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, खैर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने पहला उत्तर नीति कुशलता, वैसे तो मैंने इनके जो रीजन है, इनके जो कारण है, साथ साथ आपको बता दिए हैं, फिर भी मैंने अपना पहला उत्तर नीति कुशलता चुना। क्यों? क्योंकि कहानी में राजा साहब ने दीवान सुजान सिंह के अनुभव और उनके नीति कौशल का बहुत ज्यादा सम्मान किया। वे उन्हें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय प्रशासक मानते थे, इसलिए उत्तराधिकारी चुनने का जिम्मा भी उन्हीं को सौंप दिया गया। दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा प्रश्न का उत्तर हमने क्यों चुना, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना हमने चुना। क्यों? क्योंकि दीवान साहब बूढ़े हो चुके थे, उन्हें डर था कि अब वे सही तरीके से शासन नहीं चला पाएंगे। उन इससे उनकी वर्षों की जो मेहनत है, नेक नामी उन्होंने कमाई है, उस पर हो सकता है दाग लग जाए। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का, अपनी सेवा से मुक्त होने का निर्णय लिया। इसलिए हमने इसका दूसरा विकल्प चुना। प्यारे बच्चों, अब जो है हमारे सामने एक अगला जो हेडिंग है वो है शीर्षक, यानी कि पाठ का जो शीर्षक है, कहानी का जो शीर्षक है, उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कै प्रश्न, आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा। परीक्षा अपने समूह में चर्चा करके, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके, अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखने हैं, आपको रीजन भी बताना है कि मैंने ये उत्तर चुना है तो इसका कारण क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उन्होंने जो है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी का नाम परीक्षा क्यों चुना। चूंकि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी परीक्षा जो शीर्षक है, वो इस कहानी का केंद्रीय भाव है।
केंद्रीय भाव यानी कि ऐसा भाव जो कहानी जिसके चारों तरफ घूमती है, तो ऐसे भाव को केंद्रीय भाव कहा जाता है। जैसे पहिया अपनी धुरी के चारों तरफ घूमता है, वो केंद्र में स्थापित होता है, उसी प्रकार कोई भी जो रचना होती है लेखक की, उसका एक केंद्रीय भाव होता है। पूरी जो उसकी रचना है वो उसी केंद्रीय भाव के चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पर परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है। यही इसका केंद्रीय भाव है। एक रियासत के दीवान के पद हेतु हर दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु और नीति कुशल व्यक्ति का चयन हो, इसलिए इन्हीं कारणों से प्रेमचंद ने इस कहानी का जो शीर्षक है वो परीक्षा रखा, क्योंकि यहां पर परीक्षा ही इसका केंद्रीय भाव था। दूसरा प्रश्न क्या है इस कड़ी में शीर्षक से संबंधित, वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप उसको क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी आपको बताना है। देखिए, यद्यपि इस कहानी का प्रेमचंद द्वारा दिया गया शीर्षक परीक्षा सर्वथा और सर्वगुण संपन्न है, उपयुक्त है, फिर भी तथापि यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम, दूसरा शीर्षक रखना हो तो मैं इसका शीर्षक रखूंगा परख। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सुजान सिंह ने एक जोहरी के रूप में दया, आत्मबल और नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की परख की, एक व्यक्ति की जांच की और उसका चुनाव किया। प्यारे बच्चों, अगला इस कड़ी में हमारे पास जो बिंदु आता है वह है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं जो नीचे इन्वर्टेड कोमास में दे रखी हैं, ये आपकी कहानी में से सिलेक्ट करके दे रखी हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार क्या हैं। तो अपने समूह में इन विचारों को साझा करना है और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो लेखन पुस्तिका में लिखिए, ये जो बिंदु है ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी एक्सरसाइज नोटबुक में इसका सॉल्यूशन, इसका हल लिखना पड़ेगा। तो अब हम उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही लोग हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। अब इन पंक्तियों की जो कि कहानी से ही ली गई हैं, इनकी व्याख्या करना है। जब मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहानी पढ़ाई थी तो मैंने इन पंक्तियों की व्याख्या आपको आपके सामने अच्छे प्रकार से की थी। अब वहां से जा करके भी इस बात को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पंक्तियां बताती हैं, क्या बताती हैं कि दीवान पद के लिए ज्ञान या चतुराई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दया, आत्मबल और साहस भी अत्यंत आवश्यक हैं। एक सच्चे नेता को न केवल जनता की परेशानियां समझनी चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का भी निडरता से सामना करना चाहिए। प्रेमचंद जी यहां बताते हैं कि ऐसे गुणों वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वे पहले से ही नियुक्त हैं, किन्हीं ऊंचे पदों पर पहले से ही बैठे हुए हैं। यह पंक्ति यह भी बताती है कि नैतिकता और सेवा की भावना ही सच्ची परीक्षा है, न कि मात्र दिखावा या डिग्रियां। उनका यहां पर कोई औचित्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इनका व्याख्या कर सकते हैं। अगला इस कड़ी में बिंदु है सोच विचार के लिए। तो सोच विचार के लिए में क्या आता है कि कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप दोबारा से सुन लीजिए। निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। तो निम्नलिखित क्या है, क्या बिंदु है? नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन से प्रयत्न किए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे। कैसे कि नौकरी की चाह में आए हुए लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। जैसे मिस्टर ए जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे,
प्रातः काल में ही उठकर टहलने का उपक्रम करने लगे, टहलने का नाटक करने लगे, आडंबर करने लगे। मिस्टर दय, स और जय ने उनके घर के जो नौकर हैं वो उनसे काफी परेशान रहते थे, क्योंकि वो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। किंतु अब वे नौकरों से, जो यहां पर नौकर हैं, उनके साथ आप और जनाब संबोधन के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक मुखौटा ओढ़ लिया था, अच्छाई का मुखौटा ओढ़ लिया था। मिस्टर लय को किताबों से घृणा थी, किंतु वे बड़े बड़े ग्रंथ, गीता रामायण आदि लेकर के यहाँ बैठे हुए थे और हमेशा ही उनको पढ़ने का नाटक करते रहते थे, इस प्रकार का दिखावा करते रहते थे कि जैसे वो इन ग्रंथों में ही डूबे रहते हैं, मशगूल थे। हर कोई अपने तरीके से स्वयं को एक योग्य उम्मीदवार सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चली गई। देखिए, खिलाड़ी की नजर किसान की गाड़ी पर पड़ी, जो कि नाले में फंसी हुई थी। उसे किसान की सूरत देखते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत अधिक प्रयास कोशिश करने के बाद में ये गाड़ी को नाले से, कीचड़ से, गड्ढे से निकाल नहीं पाए हैं। इस प्रकार का अंदाजा उस खिलाड़ी को देखते ही चल गया। गय प्रश्न है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। तो इसका आंसर, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, जब सरदार सुजान सिंह ने राजदरबार में दीवान के पद पर जानकी नाथ के चयन के नाम की घोषणा की, तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उन आंखों में जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। ठीक इसके विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु जो लोग यहां पर आए थे साक्षात्कार देने के लिए, अपने आप को इस पद का उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए जो पधारे हुए थे, उन उम्मीदवारों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव दिखाई दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। अगला बिंदु है खोजबीन। कहानी में से वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता हो कि, क्या पता चलता हो, तो क्या इसमें दे रखा है बिंदु, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो आपको खोजबीन करके लिखना है। ठीक है जी, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, गौर माने बड़े ध्यान से देखा। उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है, आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। इस प्रकार से उस खिलाड़ी ने शायद बूढ़े किसान की असलियत को पहचान लिया था। अगला प्रश्न है, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे, ये न किन प्रकार, किसी भी प्रकार से उनको नौकरी पानी। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। उसने एक आडंबर का, दिखावे का चोगा ओढ़ लिया था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लेंगे, कहीं हो सकता हमारी किस्मत जाग जाए और हमारा काम बन जाए, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, बाद में कौन पूछता है, बाद में तो देख ही लेंगे, हम ही हैं जो कुछ है, सर्वे सर्वा। अब चलते हैं इसमें, अगला बिंदु है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं, यानी भाषा के द्वारा एक चित्र खींच देना, शब्द चित्र भी इसको कहा जाता है। ये, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं तो आपके सामने, आपके आंखों के सामने, आपके मन मस्तिष्क में वो पूरा दृश्य नाचने लग जाता है। इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना होगा। आपको इस कहानी में और कौन सी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं,
अपने समूह में मिलकर उनकी एक सूची बनानी है। ठीक है जी, बना देते हैं। देख लीजिए हमने सूची बना करके आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है यहाँ पर। इस पाठ में कई ऐसे वाक्य हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जिनका स्पष्ट चित्र, जब आप उनको पढ़ते हैं तो एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने उभर आता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। पहला, धावे के लोग माने जो अटैक करने वाले थे, गेम में जो अटैक करने वाले लोग थे, धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। तो बिल्कुल आपके सामने एक चित्र उभर गया होगा। दूसरा, इसी कहानी में से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। तो इससे भी एक चित्र, पूरा सीन क्रिएट होता है आपकी आंखों के सामने। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। उसने फिर जोर किया, उधर किसान ने भी बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर से जोर किया और गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो पूरा दृश्य आपके सामने है। चौथा उदाहरण देख लीजिए। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो पूरा जो इन वाक्यों को पढ़ करके एक चित्र आपकी आंखों के सामने उभर आता है। इसे चित्रात्मक भाषा के अच्छे उदाहरण कहा जा सकता है। अगला बिंदु है समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, महाराज के दीवान सुजान सिंह अपनी उम्र और परमात्मा की याद के कारण अपना पद छोड़ना चाहते थे। सुजान सिंह जैसे अनुभवी एवं नीति कुशल दीवान को राजा नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे नहीं माने। आखिर में अंततः उन्होंने दीवान की बात मान ली, लेकिन शर्त यह लगा दी कि नया दीवान सुजान सिंह को ही खोजना होगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक समस्या है और उसका एक समाधान है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगली समस्या और समाधान क्या है? दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो देखिए, दीवान जी के समक्ष योग्य उम्मीदवार के चयन की बड़ी भारी समस्या थी, विकट समस्या थी। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराए, जिसमें इस उक्त पद हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया। उम्मीदवारों के क्रियाकलापों को गुप्त रूप से उनका आंकलन कर उन्होंने योग्य उम्मीदवार के चयन को अंजाम दिया, अपने काम को परिणाम तक पहुंचाया। तो यहां पर भी एक समस्या और उसका समाधान हो गया है। तीसरा बिंदु है, गै पार्ट है इसका। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो देखिए, नौकरी के लिए आए लोगों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी नीति कुशल, ईमानदारी, आत्मबल और दयालुता के मापदंड पर खरा उतरने की। अधिकांश उम्मीदवार इस मापदंड को पूरा नहीं करते थे, किंतु उन्होंने सीमित समय के लिए छद्म यानी कि दिखावे का सदव्यवहार, आडंबर का सदव्यवहार, उसको अपनाया। और किस लिए अपनाया? ताकि उनका चयन दीवान के पद के लिए हो सके। ठीक है जी, तो एक समस्या थी और उन्होंने उसका समाधान खोज लिया, आडंबर, दिखावा, एक मुखौटा ओढ़ करके। अगला बिंदु है इसमें मन के भाव। देखिए, इस बिंदु के अंतर्गत मन के भाव, इनको भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ये मन के जो भाव है, इनको महसूस किया जाता है, ये दिखाई तो नहीं देते। जैसे स्वार्थ था, तो यहां पर स्वार्थ। मद था, मद, मद माने अहंकार। मगर उदारता, उदारता माने दयालुता। और वात्सल्य, वात्सल्य माने प्रेम का नाम भी न था। तो इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, यानी उनको अंडरलाइन किया गया है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं के नाम नहीं है। ये व्यक्तियों या जगहों के नाम भी नहीं है। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि इनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आप कहानी में से ऐसे ही अन्य
जो दूसरे नामों को खोज करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए, लिखिए। ठीक है जी, लिख देते हैं। देखिए, यानी कि आपको क्या करना है, कहानी में से भाववाचक संज्ञाएं खोजकर या रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। निराशा को यहां पर आप फिल कर सकते हैं। सेकंड, दीवान पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें साहस, तो साहस शब्द का चयन करें, आत्मबल और दया हो। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तीसरा है, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को यहां पर आप फिल कर दें। वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। नम्रता, खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। सहानुभूति। अगला वाक्य है, आत्मबल, वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। तो वीरता को आप यहां पर फिल कर दें। इस प्रकार से सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला बिंदु है इसमें प्यारे बच्चों, अभिनय। अभिनय का मतलब होता है नाटक, यानी कि एक्टिंग करना। ठीक है, तो कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है, डायलॉग्स के रूप में दी गई है, और यह भी बताया गया है कि इन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। इसको आप कहानी में ध्यान से पढ़ सकते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय यानी कि एक्टिंग के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता और अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक करके अपनी जो एक्टिंग, अपना जो अभिनय है वो दिखाएंगे। एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएगा। तो आप ये सब अपने कक्षा कक्ष में स्वयं करना है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने जो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं कक्षा में, वो मिलकर के इस काम को, इस प्रोजेक्ट को, इस गतिविधि को कंप्लीट करें। अगला बिंदु है इसमें विपरीतार्थक शब्द। ये व्याकरण से जुड़ा हुआ बिंदु है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत आर्थक शब्द क्या होता है? अधिक। कम का विपरीत शब्द है अधिक। इसी प्रकार कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं। तो ये जो नीचे दिए गए विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं है। तो यानी कि कॉलम एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड कॉलम 2 है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ स्तंभ 1, दूसरी तरफ स्तंभ 2, तो वो आपस में गड़बड़ा रखा है। उनका जो अनुक्रम है, तो उसको मिलाना है आपको। तो कैसे मिलाएंगे? 1 के साथ आप 7 को मिला दें, आना के साथ जाना हो जाएगा। 2 के साथ 4 को मिला दें, तो गुण के साथ अवगुण हो जाएगा। 3 के साथ 9 को मिला दें, आदर के साथ अनादर हो जाएगा। 4 के साथ 5 को मिला दें, स्वस्थ के साथ अस्वस्थ हो जाएगा। 5 के साथ 6 को मिला दें, कम के साथ अधिक हो जाएगा। 6 के साथ 1 को मिला दें, दयालु के साथ निर्दयी हो जाएगा। 7 के साथ 8 को मिला दें, यानी योग्य के साथ अयोग्य हो जाएगा। और 9 के साथ 2 को मिला दें, कहने का मतलब आशा का विपरीतार्थक शब्द निराशा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको मैच कर ले अपनी बुक में पेंसिल से। अब अगली चीज आती है जी कहावत। कहावत आपने जरूर सुनी होंगी, अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होंगी, अपने दादा दादी नाना नानी से। उन्हीं की यहाँ पर कहानी में चर्चा की गई है। और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में तो मुहावरे और कहावतों की भरमार रहती है। तो देख लेते हैं। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। कहावत है, एक प्रकार का वाक्य है, लेकिन ये कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसी ही एक और कहावत यहां पर है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसकी चर्चा मैंने की थी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलता है। तो कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं या ऐसे वाक्यांश होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए हुए हैं,
आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको आपकी एक्सरसाइज नोटबुक में इनको नोट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो भी कहावतें हैं वो दे दी हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा ज्ञान, वह उसका दिखावा बहुत ज्यादा करता है। अगली कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका भावार्थ क्या है कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता, पछतावा व्यर्थ होता है। अगली कहावत है, एक अनार सौ बीमार। इसका भावार्थ है कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले बहुत ज्यादा हो, अनेकों चाहने वालों की संख्या ज्यादा हो। अगली कहावत है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे किसी काम के नहीं होते। अगला अगली कहावत है, जहां चाह वहां रहा। जब किसी काम को करने की इच्छा हो जाए, जब किसी काम को करने का आपका संकल्प हो जाए, दिल से हृदय से आप उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, तो उसका साधन भी मिल ही जाता है, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। अब यहाँ पर एक संकेत दिया है, विज्ञापन। विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार सौ बीमार। तो अगला बिंदु है अनुमान और कल्पना। तो कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है जी, बता देते हैं। देखिए, देवगढ़ के राजा सरदार सुजान सिंह को नए दीवान के चयन की जिम्मेदारी दी गई थी। हर दृष्टि से सुयोग्य उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु दीवान सुजान सिंह ने ही यह विज्ञापन निकलवाया होगा। इस विज्ञापन के लिए शैक्षणिक योग्यता से अधिक नीति कुशलता, दयालुता और आत्मबल से युक्त उम्मीदवार की आवश्यकता थी। संभवतः इसलिए ही इस पद के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हुए विज्ञापन निकलवाया गया होगा, ताकि इन मापदंडों को पूरा करने वाले ही व्यक्ति आवेदन कर सकें। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बड़े ही प्यार से दे सकते हैं। इसका ख बिंदु है प्यारे बच्चों, उसको भी पढ़ लेते हैं। ख क्या है? इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। तो विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया गया होगा? तो इसकी आपको अनुमान लगाना है, इसकी आपको कल्पना करनी है। देखिए, दीवान का पद ओहदे की दृष्टि से काफी बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। यानी राजा के बाद सेकंड अथॉरिटी दीवान ही था उस समय। तो पैसे के साथ साथ इसमें रसूख था, मान सम्मान था, रुतबा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला बिंदु है विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, जरूरत है। तो कै बिंदु इसमें इसके अंतर्गत क्या है कि कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। देखिए, विज्ञापन रचना आपके टीचर ने, आपके शिक्षक ने जरूर आपको सिखाई होगी कि विज्ञापन किस प्रकार से बनाते हैं। विज्ञापन आपके फाइनल एग्जाम में भी 4 या 5 नंबर का 10वीं कक्षा तक आता रहेगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ से एक विज्ञापन आपको मिल जाता है A4 साइज शीट पर, आप इसको अपनी प्रोजेक्ट वर्क के रूप में बना सकते हैं। तो इसका संकेत कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर यानी A4 साइज का जो कागज होता है उस पर एक चारों तरफ ब्लॉक बनाए, हाशिया बना लें, लाइन लगा लें। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई से चित्र बनाएं, रंगों का उपयोग करें और अपनी आवश्यक जानकारियों के साथ जो है इसको विज्ञापन का निर्माण करना है। इसमें वर्तनी से संबंधित गलतियां यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। और आप सभी रंगों या चित्रों से भी विज्ञापन बना सकते हैं। अब यहाँ पर विज्ञापन से संबंधित कुछ चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, विज्ञापन राज्य की ओर से महत्वपूर्ण सूचना, इस प्रकार से आप विज्ञापन का निर्माण कर सकते हैं। उसका हेडिंग, उसका शीर्षक बना सकते हैं। देवगढ़ राज्य के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता। पद का नाम दीवान,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। स्थान देवगढ़ राज्य। अब इसकी योग्यताओं का बिंदुवार आप वर्णन कर सकते हैं अपने विज्ञापन में, जैसे यहाँ पर कर रखा है। प्रशासनिक कार्यों में अनुभव, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं, न्यायप्रियता एवं कुशल नेतृत्व क्षमता, हष्टपुष्ट हो, राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए निष्ठावान हो, मंदाग्नि का मरीज न हो, नीति निपुण और सुशासन की समझ हो, शस्त्र संचालन और घुड़सवारी में दक्षता रखता हो। अब इसके उत्तरदायित्वों की चर्चा करेंगे, यानी कि इसकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। तो राज्य के प्रशासन और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना, महाराज के निर्देशों के अनुसार राज्य के हित में निर्णय लेना, प्रजा की भलाई हेतु नीतियों को चलाना। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या आप अपने विज्ञापन में कर सकते हैं। अगला बिंदु आप इसमें दिखा सकते हैं वेतन एवं सुविधाएं। तो आप इसके तहत जो है इन बिंदुओं को रख सकते हैं। आकर्षक वेतन, महल में निवास की सुविधा, परिवार के लिए विशेष प्रावधान, राज्य के विशेषाधिकारों का लाभ। अब आवेदन की अंतिम तिथि, तो ये भी आपको अपने उसमें विज्ञापन में बताना पड़ेगा, वो आप डाल दें। साक्षात्कार का स्थान राजमहल, देवगढ़, और विशेष नोट लिखना चाहें तो वो भी इसमें लिखा जा सकता है। केवल वही व्यक्ति आवेदन करें जो सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हो। आवेदन भेजने के लिए संपर्क करें, तो नीचे आप जो है उत्तर, जो उसका जो एड्रेस है, पता है, वो लिख सकते हैं। इसके तहत ख बिंदु है, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में अनेकों विज्ञापनों को देखा होगा। मोबाइल पर भी आजकल तो विज्ञापन आते रहते हैं, दूरदर्शन टीवी पर भी विज्ञापन आते रहते हैं। आपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए और आपको वो अच्छा क्यों लगा सोचकर अपने समूह में बताइए, अपने कक्षा में डिस्कस कीजिए, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी आपको लिखने हैं। अगर आप इस गतिविधि को पूरा करते हैं तो आपको विज्ञापन के बारे में बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी समझ पैदा होने वाली है। इसलिए हमने इसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। नोट कर लीजिए आप। मुझे अमूल दूध का विज्ञापन बहुत पसंद है। मैं ये अपने टेस्ट के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार बता रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही जो कहते हो लिख दें। लेकिन मैं तो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि मुझे अमूल दूध का विज्ञापन बहुत पसंद है। यह आकर्षक चित्रों, मजेदार शब्दों और सामाजिक संदेशों के साथ प्रभावी लगता है। इसके मुख्य बिंदु, तो उसके मुख्य बिंदु आप यहाँ पर लिख दें। सरल और रोचक भाषा, रंगीन और आकर्षक चित्र, परिवार और सेहत का ध्यान देता है, यादगार टैगलाइन, अमूल दूध टेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप जो है अपना मनपसंद विज्ञापन यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला बिंदु इसमें घ है, विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि भी होती है, या दोनों ही होते हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो इसके जो पॉइंट्स है वो भी आपको लिखने हैं कि विज्ञापनों से लाभ ही होते हैं या हानि होती है या दोनों होते हैं। तो देखिए, विज्ञापन हमें नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, और जो नई सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। व्यापार को बढ़ावा देते हैं, मनोरंजन और शिक्षा देने वाले भी हो सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और कीमत प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ विज्ञापन भ्रमित भी करते हैं, वो अनावश्यक खरीदारी की ओर बढ़ावा देते हैं। खासकर बच्चों पर इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी अस्वस्थ आदतों को भी बढ़ावा मिलता है, जो कि हमारे व्यक्तित्व में ऐड हो जाती हैं। विज्ञापनों के लाभ और हानियों को समझकर हमें समझदारी से उनका उपयोग करना चाहिए। उनके साथ हमें बहना नहीं चाहिए, उस बहाव के साथ अपने आप को बहा नहीं देना चाहिए। अब चलते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु प्यारे बच्चों, आगे की कहानी। ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहानी लेखन के तहत यह बिंदु आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी आपकी हेल्प करने वाला है। परीक्षा कहानी जहां समाप्त होती है, उसके आगे क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अपनी कल्पना से कीजिए। जिस प्रकार से आप कल्पनाओं से, आपका शिक्षक आपको एक विषय दे देता है, एक शीर्षक दे देता है और कहता है कि आप अपनी कल्पना से इस विषय पर एक कहानी लेखन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे?
मैंने यहाँ कोशिश की है लिखने की, लेकिन आप अपनी कल्पना से लिखें। वैसे तो ये आपके स्वयं का करने का है, आपको अपनी ही कल्पना से करना है, आपको ज्यों का तो यहाँ से टिपना नहीं है। लेकिन मैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ कि दीवान की परीक्षा समाप्त होने के बाद राजा ने खुश होकर उसे नियुक्त कर लिया होगा। नया दीवान न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसने राज्य में सुधार किए होंगे, किसानों पर लगान कम किया होगा और गरीबों की सहायता की होगी। उसकी नीतियों से प्रजा खुश रहने लगी होगी। राजा को गर्व हुआ होगा कि उसने सही व्यक्ति का चुनाव किया। धीरे धीरे देवगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन कर रह गया होगा, जहां सबको न्याय और सम्मान मिल रहा होगा। इस प्रकार से मैंने कल्पना की है, आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं। अगला बिंदु है आपकी बात। इसके तहत जो क प्रश्न है वो क्या है? यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति का चुनाव कैसे करते? अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप कैसे करते? देखिए, यदि दीवान साहब के स्थान पर मैं होता तो योग्य व्यक्ति के चयन हेतु सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करता। सैद्धांतिक मतलब जो कुछ भी उसने पढ़ा है या उसकी जो डिग्रियां हैं उन सब को भी मैं देखता। उस और उसका जो व्यवहार है उसका भी यहाँ पर परख की जाती। दोनों को मिला करके ही उसका परीक्षण किया जाता। सैद्धांतिक ज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें उम्मीदवार की देखी जाती कि देश क्या है, देश, दुनिया, समाज, व्यक्ति, विभिन्न परिस्थितियों की समझ का मूल्यांकन किस प्रकार से वो करता है, और व्यावहारिक क्रियाकलापों के सूक्ष्म एवं सतत लगातार निरीक्षण से उसके मानवीय गुण अवगुणों का पता लगाता और उन्हीं मापदंडों के आधार पर मैं एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव करता। अगला बिंदु है इसमें है, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? तो ये सारी बातें हैं, ये बड़े आपके लिए काम की चीज है और इससे आपकी ट्रेनिंग हो रही है। देखिए, यदि मुझे कक्षा के मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाएगा तो मैं ऐसे छात्र को चुनूंगा जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से होनहार होने के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने वाला हो, एडजस्टमेंट करने वाला हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, अनुशासन प्रिय हो, डिसिप्लिन्ड हो, नेक हो, ईमानदार हो, दूसरों की मदद करने वाला हो। उसके लिए मैं उसके विद्यालय में उपस्थिति का रिकॉर्ड भी देखूंगा कि वो प्रतिदिन आता हो, पंक्चुअल हो, और छात्रों और शिक्षकों के बीच उसके प्रति अवधारणा क्या है, मतलब जो दूसरे क्लास के छात्र हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं और जो दूसरे टीचर हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सब मापदंडों के आधार पर उस मॉनिटर का चुनाव किया जाएगा। नया पुराना अगला बिंदु इसमें है, नया पुराना। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं कक्षा के मॉनिटर का चुनाव करूंगा। तो नया पुराना में क्या है भाई? कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं हमारे आसपास, अगर आप नजर दौड़ाएं तो, जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं कि ये तो ओल्ड फैशन है, ये न्यू फैशन है। जो वस्तु आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए नई हो सकती हैं, हो सकता है वो आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी है हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके आपको लिखना है और एक तालिका यहाँ पर दी गई है, आपको उसे कंप्लीट करना है, आपको उसे पूरा करना है। हमने आपकी सहायता के लिए उस तालिका को पूरा करने की कोशिश की है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला पहला कॉलम क्या है? मेरे लिए नई वस्तुएं, जैसे स्मार्टफोन है, टेलीफोन। अब पुराने जमाने में टेलीफोन था, लैंडलाइन, वो शायद आप लोगों ने अभी अपने जीवन में यूज नहीं किया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एआई है। अब परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं क्या हैं? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। वो आपने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा नहीं होगा, पहले तो फिल्में भी ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कार है, जिसको ईवी व्हीकल कहते हैं। और आपके लिए साइकिल पुरानी वस्तु हो सकती है, लेकिन साइकिल नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आजकल क्या क्या आ गया है, आप अपने फोन से ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय में चेक और ड्राफ्ट थे,
अब उनका तो आपके जीवन में उतना अधिक महत्व नहीं है, उतना अधिक प्रचलन नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा आजकल हो गई है, जबकि प्रिंटेड किताबें होती थी उस ज़माने में, तो किताबें पढ़ते थे। आजकल तो किताबों से वास्ता ही खत्म होता जा रहा है। वीडियो कॉलिंग है, पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों से आप लोगों का वास्ता ही खत्म हो गया है, संबंध ही खत्म हो गया है। ई-बुक रीडर, अखबार, स्मार्ट होम डिवाइसेस, लैंप और लालटेन आपने देखी भी नहीं होंगी। सोशल मीडिया, पत्रिकाएं, ऑनलाइन शॉपिंग, हाट बाजार होते थे पुराने जमाने में, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से जो है आप इस तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें वाद विवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करना चाहिए और अपने स्कूल के किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में वाद विवाद प्रतियोगिता में भी आपको हिस्सा लेना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत अच्छे से की जा सकती है। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक प्रकार की विद्या ही है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं हमारे द्वारा, आप उनको देख सकते हैं। सुझाव हैं, आप उनको अपनाकर अपने कक्षा में ग्रुप बना लीजिए और आपस में वाद विवाद कीजिए। तो सुझाव क्या है कि कक्षा में पहले कुछ समूह बना लें, ग्रुप बना लें, फिर पर्ची निकाल कर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेगा और कौन विपक्ष में बोलेगा। अगला बिंदु, अगला सुझाव क्या है हमारी तरफ से कि आधे समूह इसके पक्ष में तर्क देंगे और आधा समूह इसके विपक्ष में तर्क देने के लिए तैयार रहेगा और अपना अपना कंटेंट तैयार करेंगे। अगला बिंदु है सभी समूहों को बोलने के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, 5-5 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, तो वो आप निश्चित कर लें। अगला इसमें सुझाव क्या है, इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग जरूर ले, कोई चुपचाप न बैठे, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और शांति और अनुशासन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है इसमें अच्छाई और दिखावा। देखिए, हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी कि आपको आपकी एक्सरसाइज नोटबुक में इनको लिखना भी है। तो इसका कै प्रश्न क्या है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अब इसमें संकेत दे रखा है। मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सॉरी। तो इसके जो लेखन पुस्तिका में आपको कौन से बिंदु लिखने हैं, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आकर्षक दिखने की कोशिश करते हैं, विनम्रता से बोलते हैं और दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन कई बार केवल दिखावे के लिए भी ऐसा होता है। पढ़ाई या करियर से में मेहनत करते हैं ताकि लोग उन्हें सराहें और वो एक बड़ा इंसान बन सकें। अगला बिंदु, आप खुद को फिट और स्वस्थ दिखाने के लिए कसरत करते हैं, डाइटिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे जो बिंदु हैं उनको ऐड किया जा सकता है, बाकी आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको एक ट्रैक दिया है, एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। 6 बिंदु है इसमें, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई बड़ा अंतर है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन के लिए भी। कैसे? दो बातें हैं, एक तो स्वयं को अच्छा दिखाया जाता है और एक सचमुच में वो इंसान अंदर से अच्छा होता है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, स्वयं को अच्छा दिखाने और स्वयं के अच्छा होने में काफी अंतर होता है। अच्छा दिखाना बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कपड़े, भाषा, व्यवहार। असल में वास्तव में अच्छा होना आंतरिक गुणों जैसे ईमानदारी, दया, सहानुभूति आदि पर निर्भर करता है, हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है, कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन असल में उनका व्यवहार वैसा होता नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगला बिंदु है, अच्छा होना किसी की नजर में अपनी छवि बनाने से अधिक अपने वास्तविक चरित्र और जीवन मूल्यों को बनाए रखना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगला इसमें बिंदु है प्यारे बच्चों, परिधान तरह तरह के।
परिधान का मतलब होता है गणवेश यानी कि ड्रेसेस, कपड़े। तो हमारा देश, भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण है। दक्षिण भारत के परिधान और खान-पान अलग हैं, उत्तर भारत के अलग हैं, पूर्वांचल के अलग हैं, दक्षिण भारत में जाओगे तो अलग हैं, पश्चिम में जाओगे तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। हर स्टेट का अलग-अलग अपना-अपना खान-पान है, अपना-अपना ड्रेस अप सेंस है, अपना-अपना कपड़े ओढ़ने-पहनने का तरीका है। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र यहाँ नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को उनके सही चित्र के सामने मिलाना है, मैच इट करना है। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर मेरे ख्याल में 7 चित्र दे रखे हैं और उन सातों के जो नाम हैं, वो क्रमशः मैंने यहाँ दे दिए हैं। आप उनको मैच कर सकते हैं, उनका मिलान कर सकते हैं। पहला देखिए, पहले नंबर पर है लहंगा, दूसरे पर गमछा, तीसरे पर दुपट्टा, चौथे पर धोती, पांचवें पर फिरन, छठे पर पगड़ी, सातवें पर अचकन। अगला बिंदु है आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं, देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण यहाँ पर बताइए और यह भी बताइए कि किसने, कब, कैसे और क्यों वो परीक्षा ली। इसका संकेत यहाँ पर दिया है। आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि अनेकों बातें हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? तो आपने जो भी परीक्षा दी है, वैसे तो आपको ये प्रश्न जो है स्वयं करना है, आपको आपके बारे में ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें मुझे भाग लेना था। यह आत्मविश्वास और बोलने की परीक्षा थी। मैंने खूब तैयारी की, लेकिन मंच पर जाते ही घबराहट हुई। फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया और अपना भाषण पूरा किया। अंत में मुझे काफी सराहना मिली, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्यों का त्यों लिखें, आप अपने हिसाब से आप अपने अनुभवों के बारे में लिख सकते हैं। आज की पहेली, तो आज की पहेली यहाँ पर दे रखी है प्यारे बच्चों, तो इसको विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अगला बिंदु है झरोखे से। तो झरोखे से पाठ में दिए गए क्यूआर कोड है, तो यहां पर भी आप अपने क्यूआर कोड के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से उस प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है खोजबीन के लिए। तो खोजबीन आपको करनी है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी इन्होंने कविताएं सॉरी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इनको कथा सम्राट कहा जाता है। पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। धनपत राय इनका असली नाम था। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे यहाँ पर इनकी बहुत सारी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे ईदगाह है, नादान दोस्त है, दो बैलों की कथा, 9th क्लास में आप पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, अगर आप दीवान होते तो अपना प्रतिनिधि आप कैसे चुनते और क्यों चुनते? तो आपको चुनाव करना पड़ता, आप दीवान सुजान सिंह के स्थान पर होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने सीखा कि जिंदगी में असली परीक्षा हमारे चरित्र और कर्म की होती है। हमारी डिग्रियों से हमारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व से और हमारे चरित्र से ही हमारी परीक्षा होती है। ऐसी ही शानदार और आसान पढ़ाई के लिए हमारे YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद।